5 जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। मैंने वो कापी और किताब उठा ली और बॉक्स बंद करके रूम की सफाई की। चाबी, किताब और कापी लेकर अपने रूम में आ गई। 10वें पर मामा लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि हम वो घर छोड़कर कहीं चले जाए, तो हम लोग रावलपिंडी भाई के पास आ गए। हम जो सामान सरगोधा से ले आए इसमें वो बॉक्स भी शामिल था। यहाँ आकर मुझे टाइम और तन्हाई मिली, तो मैंने इस किताब और कापी को बहुत गौर से पढ़ा। उनमें बहुत सी बीमारियों के नुस्खे लिखे हुए थे। वही कापी पर एक जगह लिखा था, औरत के हथियार। मर्द से मिलने के बाद कमज़ोर और खल जाते हैं, जिसे मर्द को वो सुकून नहीं आता जिसकी तलाश में आ तो वो किसी और औरत को तलाश करता है। आप फिर तंग करने का इलाज ये है। नीलो घर, सूखी हुई एक बूटी जो पीले रंग की होती है और बैरी के ऊपर बैल की शक्ल में चढ़ जाती है, एक छटांग, और फटकरी सफ़ेद एक छटांग। जैतून का तेल 2 तोले लेकर तीनों को बहुत बारीक पेस कर मजून बना लेना, और सुबह शाम चुटकी भर मजून लेकर उंगली की मदद से अच्छी तरह से लगाए तो रेशे सख्त हो जाएंगे, ऐसे जैसे उनमें कोई चीज़ गई ही ना हो, और औरत कनवारी लालकी की तरह हो जाएगी, बल्कि इससे भी ज्यादा। ये दवाई शीशी नंबर 16 में है। अब आती हूँ दूसरी तरफ। रात तुमने जबी बाजी, मैं बाहर खड़ी सुन रही थी। उम्मी ने मुझे 2 बार कहा, शर्म करो, तुम अपनी बहन की आवाज़ सुनना चाहती हो, अंदर आ जाओ, मगर मैं बहरहाल ना आई। इससे पहले मैं वो किताब और कापी बड़ी तसल्ली से पढ़ चुकी थी। इस वक्त जब जबीन ये कह रही थी, भाई, मैं सोच रही थी कि जबीन के बाद तो भाई भी किसी और को तलाश करेगा। इसकी हो सकता है मेरा नंबर भी आ जाए। फिर मुझे ख्याल आया कि फत तो मेरी भी सकती है, तो क्या भाई मुझे भी छोड़ देगा। कायक मेरे जहन में अबू की कापी और किताब आ गई, और इसमें लिखी हुई तमाम बातें भी। पिछले एक माह में मैंने जबी बाजी के अलावा उम्मी के ये अल्फाज भी सुने। जब तुमने उम्मी की पीछे, जिस दिन वो कह रही थी, अमजद तुमने पीछे से हालत खराब कर दी है। मैंने नाजो का हाल भी देखा है, बहुत सी फिल्में भी देखे। उन बहुत से वाकयात के बाद मैं कितनी देर अपने आप को रोक पाती। जिस दिन तुमने नाजो के साथ, इस दिन मैंने पहली बार, उन 4 दिनों में मैंने वो दवाई भी ली, अबू के बताए हुए तरीके से इस्तेमाल की थी, और अब भी इस्तेमाल कर रही हूँ। 8-9 दिन पहले मैंने सोचा देखो तो दवाई ने कुछ असर भी किया है। मैंने अपने पागलपिन, तो यहीं पर गिलनूर की कारगुजारी खत्म हुई और अब वापस आते हैं। तो मेरे जिगर, यही वो तजर्बा था जिसे मैंने परसों तुम पर आजमाया था, और जो काम मैंने करना था वो तुमने कर दिखाया। गिलनूर बोली, कौन सा काम? मैं बोला। गिलनूर हंसते हुए, हा हा हा, टांगे चौड़ी करके चले ना तुम, हा हा हा। यारो, मैं गिलनूर से ये होश रहा दास्तान सुनकर अपने आप को खेत का उल्लू समझने लगा, और मुंह फाड़े गिलनूर को देख रहा था और सोच रहा था क्या ये आपको बताना है। हाँ तो दोस्तों, आपने क्या सोचा? मैं ये सोच रहा था कि गिलनूर ने मुझे जो दास्तान सुनाई है वो सच है, क्या इसने मुझे पैदो तो नहीं बनाया? और अगर ये सही है तो मेरी तो मौज लग गई। गिलनूर, जबी और उम्मी मुझे हर दम कनवारक मिलेगी। शाम होने वाली थी तो मैं और गिलनूर नीचे आ गए। सब लोग फरहान, उम्मी, जबी, नाजो और गद्दीबाजी इकट्ठे ही बैठे थे, मगर उनके दरमियान एक 10-11 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था। यारो, मैं और गिलनूर इस बच्चे को देखकर बुत बन गए। बात ही कुछ ऐसी थी। गिलनूर, गद्दी, जबी, नाजो भी खूबसूरत थीं, मगर वो बच्चा अपनी मिसाल अब था। इसकी खूबसूरती के सामने ये लड़कियां पानी भरती नजर आए। हम भी उनके पास जाकर बैठ गए, मगर हम सब की निगाहों का महवर वो बच्चा ही था। मैंने उम्मी की तरफ सवाली निगाह से देखा तो उम्मी ने बताया, ये तुम्हारे दोस्त की फैमिली से है और शादी में नहीं आ सका तो अब मिलने आया है। उम्मी ने बात आगे बढ़ाई और बोली, ये रावलपिंडी में पढ़ता है। मैं बोला, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और रावलपिंडी में कहाँ पढ़ते हो? बुच्चा, अंकल मैं एसएसएस में पढ़ता हूँ और हॉस्टल में रहता हूँ, और मेरा नाम फहद मरगाना है। यारो, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको यहीं पर ही सबके सामने। फहद के चेहरे पर बहुत ही दिलरुबा मुस्कुराहट थी। खैर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फहद कुछ देर बाद चला गया, मगर हमारे लिए एक तवील बहस का सबब बन गया। हर कोई इसकी खूबसूरती के पिल बांध रहा था, कोई कुछ कहता और कोई कुछ। खाना खाकर मैं और गिलनूर अपने रूम में आ गए जहां नाजो ने हमें चाय ला दी। तो गिलनूर ने अपनी ड्रेस चेंज की, इसकी देखा देखी मैंने भी, और बोला, बुलबुल 6, एक बात तो बताओ, जो बात तुमने छत पर मुझे बताई है क्या वो सच है? वो बोली, हाँ मेरी जान, बिल्कुल सच है, इसमें जरा भी झूठ नहीं। अब मैं वापस रावलपिंडी जाकर वो दवाई उम्मी को भी इस्तेमाल करवाऊंगी, और 10-15 दिन बाद नतीजा तुम्हारे सामने होगा। मैं बोला, है हाँ।
तो क्या उम्मी फिर से कनवारी हो जाएगी? गिलनूर बोली, कनवारी नहीं, कनवारी जैसी होंगी जैसे कनवारी लड़कियां होती हैं। आज हमारी शादी की तीसरी रात थी और आज ऐबताबाद में हमारी आखिरी रात थी। मैं गिलनूर को सुकून देना चाहता था और लेना भी। ये सोच कर मैं उठा। गिलनूर पेन कलर स्प्रे से तो वाकिफ थी मगर बाकी चीजों से नावाकिफ थी। नहीं जानती थी कि विग्रा क्या है, आ पैकेट के अंदर क्या है। वो बड़े इश्तियाक से मुझे सब करता देख रही थी। मैंने वो सामने साइड टेबल पर रखा और बेड पर गिलनूर के पास आ गया। गिलनूर बोली, जानी ये क्या है? मैं बोला, बुलबुल मजा देती हैं, बस तुम देखती जाओ ये सब। ये बोल कर मैं इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। और क्या तारीफ करूं हसन यारा की। गिलनूर बोली, भाई ये सब का एक जैसा होता है। मैं बोला, नहीं, किसी का बड़ा होता है तो किसी का छोटा, किसी का काला और किसी का मोटा भी होता है। इसका दारोमदार रंग और नस्ल पर होता है। मगर भाई वो फिल्मों में तो मैंने बहुत बड़े, क्या कोई औरत इतना भी? मैं बोला, वो लोग हबशी हैं, उनकी सारी नस्ल के मर्दों के इतने ही बड़े ही होते हैं और उनकी औरतें भी बहुत मोटी और लंबी होती हैं। गिलनूर फिर बोली, भाई क्या औरतें कुत्तों और गधों से भी? मैं बोला, हाँ, मगर ये सब यहाँ नहीं होता। हम तैयार और अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने को तैयार थे। रात भी आहिस्ता आहिस्ता बैठ रही थी। मैंने एक गोली खा ली पानी के साथ और फिर सुर्ख हो गया। इसके नाखून मेरी कमर में धंस चुके थे। मैं अभी राही में था कि गिलनूर बीबी साहब ठंडी हो गईं। और गिलनूर बोली, अभी तक? मैं बोला, अभी कहा मेरी बुलबुल, अभी तो काम शुरू हुआ है। और फिर अपने काम में मशगूल हो गया। हमारा ये ट्रिप्स इंतहा को पहुंचा और हम दोनों बेड पर सीधे लेट गए। मैं अभी जाग ही रहा था कि गिलनूर सो भी गई। मैंने एक बार अपने पहलू में सुई हुई गिलनूर को देखा और दिल किया। दिमाग ने समझाया, पागल ना बन, क्यों मुसीबत में पड़ना चाहते हो, परसों का हशर भूल, साथ बेल आइकन को भी दबा दे। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ आप फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की आ बाहर की मुकम्मल कहानियाँ खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियाँ, नावल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं हिम्मत ना कर सका और खुद भी सो गया। अगली सुबह नाश्ते के बाद हमें वापस पिंडी की तैयारी भी करनी थी, सो हम इसमें जट गए। फरहान गाड़ी का बंदोबस्त करने गया और हम लोग वापसी के लिए तैयार थे। अब रावलपिंडी के शब व रोज फरहान और इसकी फैमिली मुकम्मल तौर पर हमारे साथ वाबस्ता हो चुकी थी। वो लोग खाते पीते सारा दिन हमारे ही साथ रहते। वो हमसे अपना दुख सुख शेयर करते और हम सब एक बड़ी फैमिली की तरह रहने लगे, जिसमें एक माँ अपनी 4 बहू, एक बेटे और एक दामाद के साथ रहती है। दूसरे दिन में अपने दोस्त से मिला और मकान की चाबी इसके हवाले की और इसे और इसकी फैमिली का शुक्रिया अदा किया और इसे किसी दिन अच्छा खाना खाने की दावत भी दी। 2 दिन बाद में फरहान बाजार गए और कुछ शॉपिंग भी की। जाहिर है पेमेंट तो मैंने ही करनी थी, लिहाज 3 लाख रुपए का टीका लगवा कर वापस आए। शॉप की डिटेल दूं, जिसकी आपको कोई दिलचस्पी ना होगी। मैंने एक एक्स्ट्रा जंबो साइज बेड, एक कपबोर्ड, एक सोफा सीट, एक नफीस कालीन और सबके लिए शादी गिफ्ट के साथ जो सबसे अहम चीज खरीदी, वो 3 वीडियो कैम पर मुश्तमिल एक वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम था। फर्नीचर डीलर ने बहुत मुश्किल से बेड और अलमारी को ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट किया और कालीन बिछाकर बेड और दूसरे आइटम को एडजस्ट किया और रूम से कचरा वगैरह उठा कर चले गए। फरहान ऊपर वाले में रूम की डेकोरेशन से परेशान लगा मगर कुछ बोला नहीं। अगले दिन मैंने अपने एक और दोस्त से वीडियो कैम को लगाने और कनेक्शन करने का तरीका सीखा और तीनों कैम को एक रिमोट कंट्रोल से कंबाइन कर दिया, जिसकी रिकॉर्डिंग नीचे मेरे बेडरूम में रखे कंप्यूटर पर सेव हो जाती। इसमें एक इलेक्ट्रीशियन की हेल्प भी